हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने मॉडल पेपर देखा था, हमने मॉडल पेपर फर्स्ट की चर्चा की थी। मॉडल पेपर जो फर्स्ट था उसके ऊपर चर्चा की थी। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके 12 प्रश्न थे, उनका सॉल्यूशन कर लिया था। हम आरबीएससी हिंदी मीडियम के लिए कक्षा 12 की गणित विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने मॉडल पेपर 1 तो जो बोर्ड ने पेपर जारी किया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने कर लिया। बोर्ड ने जो पेपर दिया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम कर लिए हैं और ये सभी वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारे वीडियो मॉडल पेपर के। और अब जो ऐसा मॉडल पेपर बनाया गया है जिन प्रश्नों को पढ़ करके आप अच्छे अंक ला सकते हैं, उसके लिए हमने प्रश्न संख्या 1, उस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 1 जिसमें छोटे 12 प्रश्न थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे जिसमें एक प्रश्न के 4 विकल्प थे। ऐसे 12 प्रश्न थे जिनका हल हमने कर लिया है। और अब हम प्रश्न संख्या 2 की बात कह रहे हैं, तो 2 के लिए हमने 2 में जो प्रश्न थे वो रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न थे। प्रश्न संख्या जो 2 है इसमें रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न थे और इस प्रश्न संख्या 2 था, इसके अंदर हमारे पास 6 छोटे प्रश्न थे। ये दोनों प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए और आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है वो है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है यानी हमें ऐसे प्रश्न करने हैं कि जिनके अंदर आपको छोटा यानी 20 शब्दों में आंसर देना है। ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है हमें। और इस प्रश्न संख्या 3 में हमारे पास 12 छोटे प्रश्न हैं जिनका हमें बहुत ही कम लाइनों में उत्तर देना है। और आज हम इस प्रश्न संख्या 3 की चर्चा करेंगे। इसमें छोटे 12 प्रश्न हैं, तो इसके लिए अगर हम चर्चा करें तो देखते हैं कि इसमें चर्चा करते हैं तो हमारे पास बोर्ड पे एक प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 3 का फर्स्ट प्रश्न है कि इसके अंदर लिखा है tan इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। tan इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। तो हम ये कहेंगे कि tan इनवर्स माइनस रूट 3 का जो मुख्य मान है, tan इनवर्स थीटा जो यहाँ जो भी होगा, tan इनवर्स का मान जो भी है, tan इनवर्स का जो मुख्य मान है tan इनवर्स x का, वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। यानी इसका हल करें तो हमारे पास में -π/2 से +π/2 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। इसको हम मान लेते हैं कि y के बराबर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -√3 और tan y, ये लिख सकते हैं हम। दोनों साइड हम tan लेते हैं तो -√3 और ये tan y आ जाता है। अगर अब हम बात करते हैं तो -√3 और यहाँ हम लिख दें कि -tan और ये लिख दिया हमने π/3, यानी √3 जो मान होता है वो किसका मान होता है, √3 मान होता है π/3 का मान होता है। किसका मान होता है, π/3 का मान होता है। अगर ये π/3 का मान होता है तो हमें तो माइनस भी चाहिए, तो हमने पहले माइनस भी लगा लिया। और सिंस हम ये जानते हैं कि जो tan -x होता है इसको हम माइनस का tan x लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसे हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं -√3 और tan -π/3। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसे tan इनवर्स -√3 बराबर हमारे पास आ गया -π/3। यानी इसका जो मुख्य मान होगा, वो क्या होगा, मुख्य मान वो होगा -π/3। यही हमसे पूछा गया था, जो -π/2 से +π/2 के बीच में है। यानी हमें जो मुख्य मान पूछा गया था वो आया है हमारे पास में -π/3 आया है। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला जो प्रश्न होगा इसका वो क्या होगा, देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये हमारे पास में मैट्रिक्स से संबंधित प्रश्न है। मैट्रिक्स से संबंधित प्रश्न है और इसमें क्या दिया इसने, देखो इसमें इसने दिया है y बराबर में इसने एक मैट्रिक्स दी है 3, 2, 1 और 4। और इसने कहा है 2x + y बराबर में है 1, 0, -3 और 2 है। 1, 0, -3 और 0 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। तो इससे निकालेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x = 1
0 -3 और ये 2, और यहाँ कर देते हैं माइनस का y, और 2x बराबर में इसके अंदर हम y का मान रख देते हैं, तो 1 0 माइनस का 3 और 2, और यहाँ माइनस का y यानी y का मान रखते हैं तो हमारे पास आएगा 3 2 1 और 4 आ गया। तो हमारे पास में 2x बराबर में क्या आएगा, देखो 1 -3 यानी माइनस का 2, 0 यानी इसमें जब भी हम दो मैट्रिक्स को घटाते हैं तो संगत एलिमेंट ही घटाए जाते हैं, यानी ये a11 है तो इसमें a11 इसी दूसरी मैट्रिक्स का भी a11 एलिमेंट ही घटाया जाएगा। तो यहाँ से 1 में से -3 जाएगा तो माइनस का 2, 0 में से -2 जाएगा तो माइनस का 2, -3 में से -1 जाएगा तो माइनस का 4, और 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर हम क्या लिख देंगे, इस 2 का भाग दे देंगे इसके अंदर, तो यहाँ माइनस का 1 और ये माइनस का 1 आ गया, और यहाँ माइनस का 2 और ये माइनस का 1 आ गया। और यही हमें पूछा था कि हमें x का मान बताना था कि x का मान क्या आएगा, तो x का मान जो है माइनस का 1, -1, -2 और माइनस का 1 आया है। ऐसे प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। ये प्रश्न 1 अंक का आएगा अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में, जो दो मैट्रिक्स दी हुई होंगी और वो x + y का योग हो सकता है, x - y भी हो सकता है यहाँ, और हमें x और y पूछ सकता है। ऐसा प्रश्न जरूर आएगा आपके पेपर में। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न में देखते हैं हम। अगले प्रश्न में हमें दिया है, देखो, निम्नलिखित शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए सारणिक विधि से। 1 0 6 0 और 4 3, ये 3 बिंदु दिए हैं, शीर्ष दिए हैं किसके, त्रिभुज के, और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। माना त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं। तो सारणिक विधि से क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं। सारणिक विधि से क्षेत्रफल देखो कैसे लिखेंगे हम। सारणिक विधि से क्षेत्रफल होगा 1/2, और यहाँ लिखते हैं हम x1 y1 1, और यहाँ लिखते हैं x2 y2 और 1, और यहाँ लिखते हैं x3 y3 और ये 1। ये सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। माना त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो सारणिक विधि से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2। सारणिक में लिखेंगे x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और इसका हल करके हम, इसका प्रसार करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो बिंदु दिए हैं हमें वो क्या आएंगे। 1/2, x1 y1 की जगह क्या आएगा, 1 और 0 है, तो यहाँ 1 0 और यहाँ तो 1 पहले से ही इसमें तो फिक्स है। और इसमें क्या है 6 0 फिर 1 है, फिर 4 3 और फिर 1 है। और अब हम इसमें आगे हल करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो 1/2। इसका प्रसार करते हैं तो हमारे पास में यहाँ देखो 1, और इसके लिए हम इसको दबा देते हैं, पहले कॉलम को और पहली पंक्ति को दबाएंगे, पहली रो को दबाएंगे, तो ये क्या आएगा 0 -3 और -0 -0, और इसको दबाएंगे तो हमारे पास में आएगा 6, और यह आएगा -4, और इसके बाद +1, और इसको दबाएंगे तो 6 3 18 और -4 आ गया। और अब इसका आगे और हल करते हैं तो 1/2, और ये तो -3 बच ही गया, ये 0 हो गया, और ये प्लस का बच गया 18, यानी हमारे पास यहाँ बच गया 15/2 या 7 सही 1/2। क्षेत्रफल है तो इसे हम लिखेंगे वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में ज्ञात किया जाता है। तो ये हमें 1 0 6 0 4 3 ये त्रिभुज के शीर्ष के हमें बिंदु दिए थे, और इनसे हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया उस त्रिभुज का। और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास में, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 7 सही 1/2 वर्ग इकाई। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।
और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या होगा देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है यदि x माइनस वाई, यदि x माइनस वाई बराबर पाई, तो हमें क्या ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। बहुत इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होते हैं, यानी बहुत सभी स्टूडेंटों को हित में रख के पेपर में दिया जाता है, तो वो इस टाइप के प्रश्न हैं। जो ये प्रश्न है ना, सभी स्टूडेंट्स को आने चाहिए। अगर मान लो कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएं, इंटेलिजेंट, और फिर इसको नहीं कर पाए, भाई या तो पाई आ गया क्या होगा अब, और फिर नहीं कर पाए, तो इसमें जो थोड़ा कमज़ोर स्टूडेंट हो वो अच्छे अंक ले आता है, और जो ज़्यादा होशियार हो वो कम लेके आएगा नंबर। इसलिए ऐसे प्रश्न भी आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे ना। ज़्यादा और कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है, पेपर को आप पहले आराम से पढ़ेंगे और उसके बाद में उसका हल करेंगे, और थोड़ा ध्यान दे करके पेपर का हल करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम, इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स माइनस वाई, या इसका अपन अब डायरेक्टली लिख लेते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पे क्या आएगा, x का तो हो गया 1 और माइनस y का हो गया dy बाई डी एक्स हो गया, और ये हमारे पास पाई एक अचर है, तो इसका अवकलन हमारे पास क्या हो गया 0, यानी माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ आ गया माइनस का 1, और इसे और आगे हल करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब हमें जो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना था उसका मान होगा 1, तो और डी वाई बाई डी एक्स ही हमसे पूछा था, 1 नंबर का प्रश्न होगा ऐसा। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला जो प्रश्न होगा वो क्या होगा, अगला जो प्रश्न है ये है हमारे पास, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) वर्धमान है, यहाँ f है, देखो यह फलन है, ये f है ना, f(x) क्या है, वर्धमान है। ऐसे अंतराल हमें ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं, देखो क्या होगा। सबसे पहले अंतराल की वो वर्धमान की क्या कंडीशन होती है कि जो f डैश x है, फलन है f(x), वो अगर ग्रेटर देन 0 हो तो उसे हम कहेंगे, जिन भी मानों के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 हो तो वो फलन क्या कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। और अगर f डैश x लेस देन 0 हो तो इसका मतलब फलन ह्रासमान कहलाएगा। ह्रासमान बोलेंगे इसको कि ये ह्रासमान फलन होगा और ये वर्धमान होगा। ये तो वर्धमान की कंडीशन है और ये किसकी है, ह्रासमान की कंडीशन है। तो अब देखते हैं हम इसमें कैसे करेंगे। इसमें ये करेंगे, सबसे पहले इसमें ये पूछा है कि अंतराल बताओ आप, तो इसके लिए हम लिखेंगे, देखो f(x) बराबर हमारे पास में है 2x² माइनस का 3x है। अब इसका f डैश x ज्ञात करते हैं, तो f डैश x हमारे पास में क्या आएगा, 4x माइनस का 3। अंतराल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें f डैश x को 0 के बराबर करना होगा। तो सिंस f डैश x बराबर 0 रख देंगे हम, तो हम क्या रखेंगे, 4x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया, 3/4 आ गया। x बराबर 3/4 आ गया, यानी ये संख्या रेखा को 2 भागों में बांट रहा है। यह मान यह है, या x बराबर 3/4, x बराबर 3/4 संख्या रेखा को 2 भागों में विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। तो यानी ये संख्या रेखा है हमारे पास में, इस साइड है -∞ और इस साइड है +∞, और यहाँ है हमारे पास में 3/4 मान है। क्या है, 3/4 है। अब हमारे पास 2 अंतराल आ गए, यहाँ से हमें 2 अंतराल मिलते हैं, यहाँ से अंतराल -∞ से 3/4 और 3/4 से इन्फिनिटी प्राप्त होता है, इन्फिनिटी प्राप्त होता है। अब हम ये देखेंगे कि एक अंतराल ये है और एक अंतराल ये है। किस अंतराल में f डैश x का मान पॉजिटिव है, तो
तो अगर इस मान में देखते हैं तो एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव आता है। आप कोई से भी मान इसमें से उठा के किस में रख के चेक करेंगे, एफ डैश एक्स में रख के चेक करेंगे। और इस अंतराल में चलते हैं तो ये आता है प्लस का, 3/4 से इन्फिनिटी तक चलते हैं तब क्या आता है, प्लस का आता है। तो हम क्या कहेंगे, तो देखो पहले हम कह देंगे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। कब, जब x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो, 3/4 से इन्फिनिटी हो, 3/4 से इन्फिनिटी हो। कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, यानी x का मान 3/4 से 0 में पॉजिटिव है, तो हम ये कह देंगे अतः एफ एक्स अंतराल 3/4 से इन्फिनिटी में, 3/4 से इन्फिनिटी में वर्धमान है। तो वर्धमान करने के लिए, हासमान करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स को लिखें, एफ एक्स को लिखेंगे, फिर हम एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे और फिर एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करके एक्स के बिंदु ज्ञात कर लेंगे, यानी एक्स के मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से हमें एक्स का एक ही मान मिला है 3/4, तो यानी ये संख्या रेखा को 2 ही भागों में विभाजित करेगा, एक -इन्फिनिटी से 3/4 और एक 3/4 से इन्फिनिटी। अब एक अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और 3/4 से इन्फिनिटी बन गया। तो अब किस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 होगा, पहले से दिया है कि किस अंतराल में वर्धमान होगा। तो एफ डैश एक्स का जो मान है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वो किस में, 3/4 से इन्फिनिटी में है। तो यानी हम कह देंगे कि एफ एक्स अंतराल 3/4 से इन्फिनिटी में वर्धमान है। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न है हमारे पास में, ये देखो चैप्टर नंबर 8 से है। चैप्टर नंबर 8 क्या है, समाकलन के अनुप्रयोग। क्या है, समाकलन के अनुप्रयोग। इसने कहा है कि y² बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी y बराबर में क्या है, 4x है, और दूसरा जो है कर्व वो क्या है, x बराबर में 3। तो सबसे पहले हम इनका डायग्राम बनाते हैं। इनका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो y² बराबर 4ax एक परवलय का समीकरण है। y² बराबर में है तो इसका मतलब ये x के सममित है, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे हम, इसका जब बनाएंगे ग्राफ तो ये ऐसे बनेगा। ये किसका ग्राफ है, y² बराबर में 4x है, y² बराबर में क्या है, 4x है। इसके बाद में x बराबर में 3, ये तो x बराबर में 0 था, यहाँ तो मूल बिंदु था O, और x बराबर में 3 हम यह मान लेते हैं कि x बराबर में 3 ये है। तो इसका समीकरण ये होगा, x बराबर में 3, ये इस रेखा का समीकरण है। और अब हमें क्या ज्ञात करना है कि y² बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें ये बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये बीच का क्षेत्रफल, ये नीचे का भी हमें ज्ञात करना है, दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल यही है। तो ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो इसके लिए हम ये काम करेंगे कि हम x की लिमिट लगा रहे हैं तो यहाँ से y का मान निकाल के समाकलन में रख लेंगे। और ये देखो, ये जो ऊपर वाला जो भाग है ये सेम ही नीचे ऐसा है, यानी ऊपर वाले का हम क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसको 2 से गुणा करें तो इस छायांकित भाग का अभिष्ट क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना हो या अभिष्ट क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना हो तो उसे लिख देंगे, इसको लिख देते हैं a और इसको लिख देते हैं b। इसको a लिख दिया और इस बिंदु को b लिख दिया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल या अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, x की लिमिट रख रहे हैं यहाँ से 0 से 3 तक जा रहे हैं तो 0 से 3 लगा दो। अब इसके बाद में y और dx आ जाएगा। अभिष्ट क्षेत्रफल का मतलब हमने ये लिखा है कि पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। 2 से हमने इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया। सिंस y का मान कैसे निकालेंगे, देखो y² बराबर हमारे पास में 4x है, दैट इम्प्लाइज y बराबर में क्या हो गया, √4x, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 और √x लिख सकते हैं। ये मान उठा करके हम समाकलन में रख देते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर में 2 और ये 0 से 3 और y का मान क्या रखेंगे यहाँ 2 और √x और ये आ गया हमारे पास में dx आ गया। तो अब देखते हैं इसके अंदर, ये 2 से 2 तो ये तो 4 हो गया और ये 0 से 3 और ये √x और dx आ गया।
इसको और हल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 4x की पावर है 1/2, इसका समाकलन करते हैं हम, तो x की पावर 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1, और इसकी जो लिमिट है वो क्या है, 0 से 3 है। तो हम क्या कहेंगे 4, ये तो ऐसा कैसा, और x की पावर हो गया 3/2, और नीचे क्या आएगा 3/2 और ये 0 से 3 इसकी लिमिट आ गई। अब देखते हैं कि 3/2 है, इसको तो यहाँ रख देते हैं, तो ये क्या आएगा, ऊपर ले जाते हैं तो 8/3, और यहाँ x की लिमिट रखते हैं ऊपर वाली, यानी 3 की पावर 3/2 और -0 आ गया। 3 की पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया 8/3, तो ऐसा कैसा, और यहाँ 3 की पावर 1/2 काम में ले लेते हैं पहले, तो ये √3 हो गया, और √3 की पावर 3 हो गया, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 8/3, 3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 3 बार है ना √3, तो 2 बार में तो एक 3 आ गया और एक √3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 8√3, और ये क्षेत्रफल है तो इसे लिखेंगे हम वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे वर्ग इकाई में लिखेंगे। तो इसका मतलब जो हमें अभिष्ट क्षेत्रफल पूछा गया था, अभिष्ट क्षेत्रफल या फिर इसे हम कह सकते हैं छायांकित क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और वो हमारे पास में क्या आया है, देखो 8√3 वर्ग इकाई आया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें हमें समाकलन के अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें हमें विशेष बात यह है कि परवलय के समीकरण का पता होना चाहिए इस पूरी इक्वेशन में, और दीर्घवृत्त की समीकरण के बारे में पता होना चाहिए, सरल रेखा के बारे में पता होना चाहिए, वृत्त के बारे में पता होना चाहिए, इनका समीकरण और इनका जो डायग्राम है वो भी हमें ज्ञात होना चाहिए, तभी हम ऐसे प्रश्नों का हल कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और जो अगला प्रश्न होगा वो क्या होगा, देखो अगला जो प्रश्न है ये हमें दिया है सदिश ए वेक्टर है, एक सदिश दिया है हमें, और सदिश में दिया है इसने कि ए वेक्टर है बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस का 2k कैप, और के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, यानी इसी का एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, किसी सदिश का मात्रक सदिश ज्ञात कैसे करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ए वेक्टर है माना, जिसका मात्रक सदिश क्या होगा, का मात्रक सदिश बराबर में होगा ए वेक्टर बटा में मोड ऑफ ए वेक्टर, और मात्रक सदिश को किससे लिखते हैं ए कैफ से, या एकांक सदिश भी इसको हम कहते हैं। यानी ए वेक्टर का मात्रक सदिश बराबर में ए वेक्टर बटा में मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर ए कैफ होगा, यानी एकांक सदिश कहेंगे इसको ए का। तो इस फॉर्मूले से हम इसका मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें मोड ए वेक्टर चाहिए। मोड ए वेक्टर का मतलब हमें क्या चाहिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी और इसका क्या होगा वर्गमूल होगा, और ये आ गया वर्गमूल में 6 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और ये 4 2 6 हो गए, है ना। तो अब हम लिखते हैं ए कैफ, एक का मात्रक सदिश, एक का मात्रक सदिश ए कैफ बराबर मोड ऑफ ऊपर ए वेक्टर लिखेंगे सूत्र के अनुसार, तो आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस का 2k कैफ, और नीचे क्या आएगा मोड ऑफ ए वेक्टर यानी √6। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए कैफ इज इक्वल टू 1/√6 आई कैफ प्लस 1/√6 जे कैफ 2/√6, और ये आ गया के कैफ आ गया, है ना। तो यहाँ देखो ए कैफ एकांक का मान कितना है, एकांक सदिश का मान 1/√6 आई कैफ प्लस 1/√6 जे कैफ प्लस 2/√6 के कैफ आया है। तो ऐसे ही हम एकांक सदिश ज्ञात कर सकते हैं या मात्रक सदिश ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, और अगला जो प्रश्न है वो क्या होगा देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके लिए हम देखते हैं क्या होगा। देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 1 बराबर में 1 है, तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना। तो दो सदिश अगर
यदि दो सदिश हमारे पास में हो और दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। दो माना ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश हैं तो इनके बीच कोण क्या होगा? तो इनके बीच जो कोण होगा वो होगा कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में होगा मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर होगा। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हैं तो इनके बीच का जो कोण होगा वो होगा कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर होगा। यानी दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र है ये। अब हम चलते हैं इसी प्रश्न पे, इसी सूत्र को अप्लाई करते हैं और हमें दिया है ए और बी का परिमाण दिया है। हमें क्या दिया है? मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर में 1 और मोड ऑफ बी वेक्टर बराबर में ये क्या दिया है? 2 दिया है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में हमारे पास में कितना है? 1 है। तो अब हम लिखते हैं कोस थीटा बराबर में हमारे पास में क्या होगा? कोस थीटा बराबर में होगा हमारे पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। तो ए डॉट बी का मान कितना है? 1 है और नीचे मोड ऑफ ए का मान कितना है? 1 इंटू में मोड ऑफ बी का मान कितना है? 2। तो ये क्या आ गया? कोस थीटा बराबर 1/2 और ये किसका मान होता है? कोस थीटा बराबर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? कोस π/3 यानी कोस 60 का मान 1/2 होता है। यानी हमारे पास में जो थीटा का मान है वो क्या आएगा? π/3 आएगा और यही हमें ज्ञात करना था। क्या आएगा? π/3 आएगा। तो थीटा का मान हमसे पूछा गया था और थीटा का मान हमारे पास क्या आ गया? π/3 और कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न है वो क्या है? देखो, अगला प्रश्न है एक रेखा का कार्तीय समीकरण हमें दिया गया है। एक रेखा का हमें कार्तीय समीकरण दिया है और एक रेखा का कार्तीय समीकरण अगर हमें दिया है और उसका सदिश समीकरण हमसे पूछा है तो देखो, पहले तो हम देखते हैं रेखा का कार्तीय समीकरण। रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होता है? रेखा का कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 बटा में a और बराबर में y माइनस y1 बटा में b और z माइनस z1 बटा में होता है c। ये होता है x माइनस x1 बटा में a, y माइनस y1 बटा में b, z माइनस z1 बटा में c। a b c रेखा के दिक्अनुपात होते हैं। x1 y1 ये कोई दिए गए बिंदु के निर्देशांक होते हैं और ये एक कार्तीय रूप में किसी रेखा का समीकरण होता है। अगर अब हम इसकी सदिश समीकरण की बात करें तो रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर में होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ऐसा हमने एक प्रश्न पहले भी किया था। इसके पहले वाले वीडियो में आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। अब हम इस प्रश्न की तुलना इससे करते हैं दिए गए समीकरण की, तो हम क्या करते हैं? देखो, इसे हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1, या लिख देते हैं हम जानते हैं, और इस साइड लिखते हैं हम दिया गया है। दिया गया है दिया गया है x माइनस x1 बटा में 3, y माइनस y1 बटा में 7 बराबर z माइनस z1 बटा में 2। तो हम क्या लिखेंगे? x1 की जगह 5 है ना इसमें, x1 की जगह हमारे पास और y1 की जगह भी मान है इसमें, तो ये मान रख लेते हैं पहले हम। तो x1 की जगह है 5 और y1 की जगह है +4 यहाँ और यहाँ माइनस का 6 है। इसको कह देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पे, समीकरण 1 व 2 की तुलना से x1 बराबर में क्या आएगा? x1 बराबर में हम देखते हैं, तुलना करते हैं तो सीधा ही हमारे पास 5 आ जाएगा। और y1 बराबर में क्या आएगा? या माइनस का चिन्ह आना चाहिए था, माइनस है ना, या माइनस का चिन्ह आना चाहिए था, इसका मतलब माइनस का 4 है, तभी यहाँ प्लस हुआ है, तो y1 का मान माइनस का 4 है। और z1 का मान क्या होगा? z1 का मान है हमारे पास में यहाँ -6 है, तो z1 का मान हमारे पास में 6 होगा। x1 y1 और z1 के मान तो हमारे पास में आ गए। और अब हम चलते हैं b के मान निकालना है। a b c, बी वेक्टर के लिए चाहिए ना,
तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास में, देखो ए का मान कितना आया हमारे पास में, ए का मान देखते हैं। तो ए का मान नीचे आता है तो यहाँ कितना आएगा, ए बराबर में आ गया हमारे पास में 3 और बी बराबर में 7 और सी बराबर में 2। ये दिक् अनुपात हैं, ये रेखा के दिक् अनुपात हैं, ये रेखा के क्या हैं, दिक् अनुपात हैं, ए बी और सी के मान हैं। तो हम क्या करते हैं, आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर ज्ञात करते हैं। तो पहले ए वेक्टर ज्ञात करेंगे। ए वेक्टर क्या होता है, जो दिया गया बिंदु है इसका स्थिति सदिश है। तो ए वेक्टर का मान, तो इस बिंदु से स्थिति सदिश बनाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 5 आई कैप माइनस का 4 जे कैप और प्लस का 6 के कैप आ गया। और बी वेक्टर का मान इससे हम लिखेंगे। तो बी वेक्टर का मान हमारे पास में क्या होगा, 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान हमें मिल गया। और आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो इसके अंदर हम रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, आता है रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा, आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यानी 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप आ गया। और यहाँ क्या आएगा, प्लस का लैम्डा 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस का 2 के कैप आ गया। ये हमारे पास में अभिष्ट क्षेत्रफल आ गया। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या आ गया, सॉरी अभिष्ट रेखा का समीकरण आ गया। जो सदिश समीकरण हमसे पूछा था, सदिश समीकरण क्या था, सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो हमारे पास आर वेक्टर बराबर 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस लैम्डा 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस का 2 के कैप आ गया हमारे पास में। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न होगा इसका वो क्या होगा, देखो अगला जो प्रश्न है ये है हमारे पास में बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसके लिए हम देखते हैं इसने क्या कहा है। देखो इसने कहा है कि 2 परस्पर लंबवत रेखाओं के दिक् अनुपात 1 2 3 और 3 2 लैम्डा हैं। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। 2 रेखाएं लंबवत होने की क्या शर्त है, 2 रेखाएं लंबवत हो तो उसकी शर्त क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर में 0 होता है। 2 रेखाएं अगर लंबवत हों तो उनकी शर्त क्या होती है, दोनों रेखाओं के जो दिक् अनुपात होंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर में क्या होगा, 0 होगा। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है, दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात हैं। और अब हम चलते हैं प्रश्न पे। 2 परस्पर लंबवत रेखाएं दी है और उनके दिक् अनुपात हमें दी हैं। तो a1 b1 और c1 इसका मान कितना है, 1 2 3। और a2 b2 और c2 इसका मान हमारे पास में 3 2 और लैम्डा। और अब हम प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार बात करें तो हमें ये लिखना है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो a1 a2 और b1 b2 का मान यहाँ रखना है, इनका मान रखना है दिक् अनुपातों का। तो a1 का मान कितना है हमारे पास में 1 और a2 का मान कितना है 3 प्लस b1 का मान कितना है, b1 का मान है 2 और b2 का मान भी 2 प्लस c1 का मान है 3 और c2 का मान है लैम्डा बराबर में 0। ये आ गया 3 प्लस 4 प्लस 3 लैम्डा बराबर में 0। ये 3 और 4 7 उस साइड में चला गया तो 3 लैम्डा बराबर माइनस का 7 आ गया। तो लैम्डा बराबर हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 7/3 आ गया। यानी हमें जो लैम्डा का मान चाहिए था वो मिल गया, माइनस का 7/3। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न होगा वो क्या होगा, देखो अगला जो प्रश्न है ये हमें दिया है इसने कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड अक्षों पर क्रमशः 2 3 4 अंतःखंड काटता है। तो किसी समतल का समीकरण, तो हम समतल का समीकरण लिखेंगे। समतल का अंतःखंड
फिर से लिख लेते हैं, समतल का अंतःखंड रूप में समीकरण। देखो, समतल का अंतःखंड रूप में समीकरण, अंतःखंड रूप में समतल का अंतःखंड रूप में समीकरण क्या होता है? देखो, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण होता है x बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर में 1। अंतःखंड रूप में किसी समतल का समीकरण ये होता है x बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर में a, और a b c x y और z के साथ काटे गए अंतःखंडों के मान होते हैं यहाँ। तो अब हम चलते हैं कि यहाँ हमें क्या करना है, x y z के जो अंतःखंड है वो दिए हैं, यानी दिया है, हमें दिया है अंतःखंड, जो अंतःखंड दिए हैं वो a बराबर तो हमारे पास 2 है, b बराबर 3 है और c बराबर में 4 है। तो हम क्या लिखेंगे, x बटा 2 प्लस वाई बटा में 3, ये b है, और प्लस z बटा में क्या आएगा 4, तो z बटा में क्या आ गया 4 आ गया, और बराबर में 1 आ गया। और अब हम इसे आगे और हल करते हैं, तो इसका हम लेते हैं एलसीएम, तो 12 एलसीएम आ गया, तो इसमें भाग दिया तो ये आ गया 6x, और इसमें भाग दिया तो 3 चौक 4 आ गया 4y, और यहाँ 4 का भाग देते हैं तो प्लस का 3z और बराबर में 1। 12 उस साइड चला जाएगा तो ये आ जाएगा 6x प्लस का 4y प्लस का 3z प्लस का 3z और बराबर में 12 आ गया। इसमें से 3 नहीं, कॉमन कुछ नहीं आ रहा ना, 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर में 12। ये एक समतल का समीकरण आ गया जो हमें अंतःखंड रूप में, अंतःखंड दिए थे उसके, और समतल हमें समतल का समीकरण चाहिए था। तो अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण होता है हमारे पास में x बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर में 1 होता है। तो 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर में 12 आया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न पर, और जो अगला प्रश्न होगा इसका वो क्या है, अगला जो प्रश्न है, देखो प्रायिकता से संबंधित हमारे पास में प्रश्न आया है, और प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है, प्रायिकता से भी एक छोटा प्रश्न अवश्य आएगा आपको, वो जो देखने को मिलेगा। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्या है कि जो प्रश्न संख्या 3 कर रहे थे ना, उसका अंतिम प्रश्न है ये, प्रश्न संख्या 3 का अंतिम प्रश्न है ये, फिर प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा था प्रश्न संख्या 3 अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा, जिसके अंदर छोटे 12 प्रश्न होंगे, और ये 12वां प्रश्न है यानी अंतिम प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा इसमें। और यहाँ हमें क्या दिया, मान ले ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ई 3/5, पी ई या पी एफ है, पी एफ 3/10 है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/5, तब ई और एफ क्या स्वतंत्र हैं। ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं होने की शर्त क्या होती है, यदि ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हो तो आवश्यक शर्त यह है, ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हो तो इसकी आवश्यक शर्त क्या होगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू में पी एफ, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान पी ई डॉट पी एफ के बराबर होना चाहिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ऐसा ही हम इस प्रश्न में करेंगे। तो ये स्वतंत्र घटना होने की आवश्यक शर्त है। तो अब हम चलते हैं यहाँ कि पी ई का जो मान है ये हमारे पास में है 3/5, और जो पी एफ है उसका मान है 3/10। तो इसका मतलब सबसे पहले हम पी ई इंटू में पी एफ ज्ञात कर लेते हैं, पी एफ ज्ञात कर लेते हैं। तो 3/5 है, और ये इंटू में 3/10 है। तो यहाँ पी ई और पी एफ का मान कितना आ गया, 9/50 आ गया। ये किसका मान आया है, ये मान आया है पी ई इंटू में पी एफ का मान आया है, पी ई इंटू पी एफ का मान आया है 9/50 आया है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि पी ई इंटरसेक्शन पी एफ का मान कितना है, 1/5 है। इसका मतलब पी ई इंटरसेक्शन पी एफ का मान पी ई इंटू पी एफ के बराबर नहीं है। देखो पी ई डॉट पी एफ का मान तो है 9/50 है, और पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान है 1/50। दोनों मान बराबर है नहीं, दोनों मान बराबर नहीं है, तो हम क्या कह देंगे कि दोनों नॉट इक्वल टू हैं। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, अतः
ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ई व एफ क्या है? स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप भी इसका पूरा फायदा उठाइए। थैंक यू।